कि हम तो युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हुए हैं, यानी बुद्ध उनके भी काम आ जाते हैं। आपकी बात को पलट के बोलता हूं, इस देश में जिस मंच पर जाता हूं लोग कहते हैं ओबीसी जिस दिन जाग जाए, आप वही कह रहे हैं जिस दिन लोग बुद्ध को मानने लगे तो भैया हम आपको गुस्सा दिखाएं, आप हमको दिखाइए। जो नहीं मान रहा है वो तो बागेश्वर बाबा कथा सुनने गया हुआ है। ये गुस्सा चलिए हमारे साथ वहां दिखाइए, लेके लाठी दौड़ाएगा और दौड़ाने वालों में हमारे आपके घर परिवार का पहुंचा होगा। सही जगह गुस्सा दिखाना, और गुस्सा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास तो वैचारिक ताकत इतनी है कि आपको गुस्से की जरूरत ही नहीं है। आपको तो प्रेम से समझाना है भाई, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और असरी आवत जाते सिल पर परत निशान। चाचा नाराज नहीं होना, पत्थर पे भी हमें लकीर बनानी है। और इससे विपरीत परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर काम करके गए भाई, इससे विपरीत परिस्थिति में काम करके गए। और बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा किया गया था नहीं भारत में, हार मान गए होते तो क्या होता? अरे ये तो बुद्ध के बाद हो गया था, बुद्ध के बाद बुद्ध के विचार में विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं इसकी व्याख्या ये करने लगूं कि मैं निराश हो जाऊं कि मेरे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं इससे इस तरह से नहीं देखता हूं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भाई सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं। जिसको कभी नेतृत्व नहीं मिला उसमें हर आदमी जब आगे बढ़ता है तो नेतृत्व खोजता है। और इसलिए मैं इसमें सकारात्मक चीज भी आया। मैं आजमगढ़ था, अलीगढ़ साहब वहां पे कार्यक्रम था, निसार जी आए हुए हैं भाई, शिकायत तो सबकी है। मैं हमारे कार्यक्रम में एक आदमी आया, बड़ी तारीफ कर रहा है कि मैं आपके भाषण बहुत अच्छा सुनता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बगल वाला एक आदमी बोला कि ये जो लोग आपका भाषण सुनने की बात कर रहे हैं, ये मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जाते हैं। एकदम सामने ही बोला। अब मैं भी तो एकदम फंस गया कि ये आदमी भाषण अगर सुन रहा है तो थोड़ा, मैंने वहां पलट कर क्या बोला पता है? अगर मैं इस आदमी का अभी मजाक उड़ाऊंगा कि ये हनुमान जी का जाता है तो ये मेरे यहाँ आना छोड़ देगा और मंगलवार की वजह सातों दिन हनुमान जी के जाएगा। मैंने ये रास्ता चुना कि मैंने उस आदमी से कहा कि आप इनका सम्मान करिए कि हनुमान का भक्त भी अगर हमारा भाषण सुनने लगा तो दूध में मट्ठा पड़ना शुरू हो गया है, घटना तय है। इस तरह से इसी को नहीं लगे। हम अपने लोगों को जितना आ रहे उतना दिल से क्यों नहीं लगाते? हम इतना गुस्से में हैं, लेके कैंची हमारे कुछ लोग चलते हैं, ए भाई अम्बेडकरवादी हो पहले ये हाथ का रक्षा काटो, कैंची से काट दोगे, अगली बार इस कार्यक्रम में नहीं आएगा और वहां जाके कथा सुनेगा। आपने अपना एक साथी खो दिया। हमें क्या करना है? उनके खेमे से अपने लोगों को इस खेमे में लाना है। ये बहुत कठिन काम है और बहुत रेडिकल होकर के अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो आप और संख्या में कम होते जाएंगे। ये कड़वी बात, गरियाते रहिएगा अपने आदमी को। अब रणनीति का संकट क्या है? मैं जिस पटना से अभी हम लोग आ रहे थे, पूरा पटना का ट्रैफिक जाम है। कल जब मैं पटना एयरपोर्ट पर आया तो बहुत भीड़ थी। किसी ने कहा कि कोई बाबा आया है, अभी गुजर गए, मतलब गुजर गए। तब तो ट्रैफिक कम हुआ, गाड़ी आई तो हम भी आए। और पूरे पटना में लाखों रुपए का पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। मैं एक काम कर रहा था, जितने लोगों ने होर्डिंग लगवाई है उनमें नीचे लगवाने वाले का नाम लिखा होता है। मैं सबकी जाति पढ़ रहा था। 90% जाति के लोग तो वही बहुजन हैं जिनको जगाने के लिए संसद आयोजित की गई है। मैं अपना गुस्सा बहुजनों के जो लोग कार्यक्रम में आए हैं उस पर दिखाने की बजाय, है हिम्मत तो चले जरा जो बैनर पोस्टर लगवा करके कथा करवा रहा है उसके सामने गुस्सा दिखा करके समझाएं। जिस दिन उसको हम वहां से खींच करके अगले बहुजन संसद में खड़ा कर देंगे तब हम माने कि हम उनसे बड़े आंदोलनकारी हैं। भाई नेतृत्व का झगड़ा ही नहीं है, पूरा मैदान खाली है। आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, आप अपना काम करिए। जिस दिन आपके विचारों का भारत बन जाएगा उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दीजिए, विचार को पकड़ना शुरू कर दीजिए। हम सारे लोग केवल व्यक्तियों को देख रहे हैं, तो हम सारे लोग इस बार मेरे जैसे, हम कुछ नहीं है। मैंने बात यहाँ से शुरू की, हमारे लोगों को आप सम्मान देते हैं तो ये सम्मान हमारा है ही नहीं, ये सम्मान बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार का है, क्योंकि उन्हीं को पढ़ करके हमने बोलना सीखा है। वो नहीं होते तो हम कहीं भैंस गाय चढ़ा रहे
तो मैं जानता हूं कि यह सम्मान व्यक्ति का नहीं है, विचार का है। इस कार्यक्रम की सीमा यह है कि हम कन्विंस को ही कन्विंस कर रहे होते हैं। यहाँ तो भाई सारे लोग जागरूक हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि मैं कितना भी बड़ा वक्ता हूं, जागरूक लोगों के सामने मैं कौन सी नई बात बोलूंगा? लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को हिम्मत, हौसला देने के लिए बार बार एक ही बात दोहराने के लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि हम यहाँ से जाएं तो सुबोध जी और इनकी टीम के लोग दोबारा हिम्मत लेकर के फिर पर्चा लेकर के गांव-गांव जाएं। इसलिए हम आपके बीच में आते हैं। आपकी लड़ाई बहुत कठिन हो गई, हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। बिहार के साथियों के द्वारा आयोजित इस बहुजन संसद में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। आज अरवल की जमीन पर दोबारा आने का मौका इस बहुजन संसद के जरिए मिला है और जब पिछली बार भी ये बहुजन संसद पटना में आयोजित हुई तब भी हमने एक बात कही थी और आज भी यही बात कहना चाहेंगे शुरुआत में ही कि लोकतांत्रिक देश में संसद अगर जिंदा है तो जनता सुकून से जिंदा रहती है। संसद उसूलों पे चलती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे नीतियां बनाते हैं और देश चलाते हैं। लेकिन अगर उस संसद के भीतर, उन चार दीवारियों के भीतर वे काम न हो पाए जो जनता के जीवन के बुनियादी सवालों को बगान जाते हैं जवाब के रूप में सुलझा पाए, तो लोकतांत्रिक देश में जनता का फर्ज है कि वो एक समानांतर संसद खड़ी करे और अपने मुद्दों को बुलंद करते हुए उस लोकतांत्रिक संसद से संवाद करे। और इसलिए इस बहुजन संसद की श्रृंखला आयोजन को मैं एक उम्मीद की तरह देखता हूं और ये वैचारिक संसद है। इसका एक पर्चा बना होता है। मैं सोचा था कि बोलना शुरू करूंगा तो इस पे बात करूंगा, तब तक देखा कि वो पर्चा आप लोगों तक पहुंचाया है। उस पर्चे में एजेंडे, विषय है, मुद्दे हैं जो इस देश की जनता के मुद्दे हैं, हमारे और आपके मुद्दे हैं। और इसलिए ये संसद इसलिए यहां आयोजित की गई है कि मुल्क के हुक्मरान जब तानाशाह हो जाएं, जुल्म और ज्यादती के इंतहा करने लगे, हमारे आपके भविष्य से खिलवाड़ करने लगे, तो जनता को जागरूक होना, जागरूक करना, बाबा साहब का वो स्लोगन एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुटेट, शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना हमारा फर्ज बन जाता है। और इसलिए इस बहुजन संसद के सभी आयोजकों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आप इस मुल्क का सबसे जरूरी काम कर रहे हैं और इसके बहाने बिहार आने का बार बार मौका मिलता है। और आज इस आयोजन में जितने भी सम्मानित वक्ता यहाँ आए, अब निजी बात में मेरा पक्ष सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छे से रख दिया है कि भाई सार्वजनिक जीवन का एक जोखिम तो ये होता है कि बहुत कुछ निजी बच नहीं पाता है। तो निजी जीवन की एक उपलब्धि कह लूं, एक पड़ाव, उसकी आप सब ने बधाई दी, सभी वक्ताओं ने स्नेह दिया। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि आस्था विश्वास की शब्दावली और उसके अर्थ को छोड़ दे तो भी आपने जिस दिली जज्बात से मुझे बधाई दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे लिए एक सार्थक, सुकून भरा, कुछ उपलब्धियों भरा, वो हमारे लिए आपका आशीर्वाद की तरह होगा और मैं उसे सहेज कर अपने साथ ताउम्र रखने की कोशिश करूंगा। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि इन खुशियों के लम्हे के बीच चुनौतियों पर हमें बात करनी है। यहाँ से बंद करिए। और इस आयोजन के, श्रृंखला आयोजन के लंबे समय से एक जुड़ाव है, एक यात्रा है। रिंकू जी से मेरा परिचय सोशल मीडिया के जरिए हुआ। गौतम प्रीतम जी हैं और तमाम लोग हैं बिहार के आंदोलनकारी, सरोकारी काम करने वाले लोग। और कोविड के समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, सामाजिक न्याय आंदोलन मंच के जरिए एक कोशिश इन लोगों ने शुरू की थी। और फिर मैंने देखा कि जब भी मौका मिला, किसी सड़क चौराहे पर खड़े होकर, किसी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर खड़े होकर, किसी कस्बे के चौराहे पर तख्त लगाकर खड़े होकर तमाम जरूरी मुद्दों पर सड़क पर भी हस्तक्षेप किया। चाहे वो रोस्टर आंदोलन हो, 2 अप्रैल का भारत बंद हो, अब सारे लोग उसमें रहे होंगे। और उसके बाद से तमाम सवाल रहे हैं। ये आंदोलन मंच एक श्रृंखला की तरह अपना काम कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी चिंता इस बात की है, मैं बहुत अपने को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि लोग, हम जैसे लोग जिस मंच पर अली अकबर साहब बैठे हो, और हम जैसे लोग ये बात जानते हैं बखूबी कि किन संघर्षों से एक ओहदा मिलता है, कद मिलता है, इज्जत मिलती है, क्योंकि ये कमाई गई होती है, ये अर्जित की गई होती है। बहुत संघर्ष करके, बहुत मुश्किल से ये कारवां यहां तक पहुंचाया गया होगा। और मैं पलट कर देखता हूं तो हम जैसे लोगों को जो ये सम्मान आपकी नजरों के जरिए मिला है, मैं कई बार इसका विश्लेषण करना चाहता हूं कि इसकी मूल वजह क्या है। अच्छा भाषण देना, तो भाई जो इस देश का प्रधानमंत्री है उससे अच्छा भाषण कौन देता है। नोटबंदी जैसे फैसले पर, जीएसटी जैसे फैसले पर देश को दंगा में रोज झोंकना हो, कपड़ों से पहचानने जैसा नफरती बयान देना हो, हर बात में वो भाषणवीर इस देश के बहुसंख्यक आबादी को अपने भ्रम जाल में सम्मोहित कर लेगा। और मैं बिल्कुल अली अकबर साहब की इस बात से सहमत हूं कि केवल ईवीएम हैक नहीं हो रही है, वो तो हो सकती है, होती ही होगी, मशीन है। हमारा दिमाग हैक किया जा रहा है। और अभी विलक्षण सर इसी बात को कह रहे हैं। तो भाषणवीरों ने तो दिमाग हैक कर लिया, इसका मतलब कुछ और बात है। हमारी तो उम्र उतनी नहीं होती है जितनी उम्र लोगों ने संघर्षों में खपा दिया होता है और सामने मंच पर बैठे होते हैं, यहाँ बैठे होते हैं। इसका मतलब एकमात्र चीज है जिसकी वजह से लोग मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, वो केवल एक चीज जो हमने अपने पुरखों से सीखी है, हमारी भी नहीं है। दिल में जो है वही ज़बान पे है और कोई खास बात नहीं हमने, केवल इतना, सच बोलने की हिम्मत। हमने कोई और मुकाम हासिल नहीं किया है। इस बहुजन संसद, बहुजन विचारधारा में एक श्रृंखला है वैचारिक लोगों की, और बिहार की जमीन पर पूरी शिद्दत से उस वैचारिक इतिहास को मैं दोहराना चाहता हूं जागरूक लोगों के बीच में। ये तथागत बुद्ध की धरती है। दुनिया को इंसानियत का, समानता का, न्याय का पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध की धरती, मोहब्बत का पाठ, इंसान तो क्या जानवरों तक से प्रेम का पाठ, और ऐसा पाठ इंसानियत का
कि आज के वक्त के जालिम तानाशाह हुक्मरानों को भी विदेश में जाकर कहना पड़ता है कि हम तो युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हुए हैं, यानी बुद्ध उनके भी काम आ जाते हैं इज्जत बचाने के लिए। एक बात बताइए हमसे, अगर हमारे आपके आंदोलन की ताकत न होती तो मंडल विरोधी पार्टियां जाति जनगणना की बात नहीं कर रही होती। बदलाव हो रहा है, आपके राज्य में जाति जनगणना हो रही है तो दबाव बना हुआ है। इसी दबाव को भी और बढ़ाना है ताकि उन मुद्दों पर बात हो जो कारवां जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर ने छोड़ रखा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। हर जगह देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं, आपकी बात को पलट के बोलता हूं। इस देश में जिस मंच पर जाता हूं लोग कहते हैं ओबीसी जिस दिन जाग जाए, आप वही कह रहे हैं जिस दिन लोग बुद्ध को मानने लगे तो भैया हम आपको गुस्सा दिखाएं, आप हमको दिखाइए। जो नहीं मान रहा है वो तो बागेश्वर बाबा कथा सुनने गया हुआ है। ये गुस्सा चलिए हमारे साथ वहां दिखाइए, लेके लाठी दौड़ाएगा और दौड़ाने वालों में हमारे आपके घर परिवार का बहुजन होगा। सही जगह गुस्सा दिखाना, और गुस्सा दिखाने की जरूरत ही नहीं। आपके पास तो वैचारिक ताकत इतनी है कि आपको गुस्से की जरूरत ही नहीं है, आपको तो प्रेम से समझाना है। भाई करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। चाचा नाराज नहीं होना है, पत्थर पे भी हमें लकीर बनानी है। और इससे विपरीत परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर काम करके गए भाई, इससे विपरीत परिस्थिति में काम करके गए और बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा किया गया था। नहीं भारत में हार मान गए होते तो क्या होता? मैं तो कह रहा हूं कि इसी अरवल की जमीन पर जगदेव बाबू को शहीद किया गया ना, मैं आज भी कह रहा हूं कि आज यही सुबोध जी काम कर रहे हैं। अरे चाचा बोलना है तो 5 मिनट यहाँ आ जाइए, हम आपको सुन लेंगे। समझाने आ रहे हैं नहीं, कोई किसी का समझा आपके पास आ जाए। और पेज ज्यादा ढीला है तो सब लोग मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, बोलिए अभी मैं आपको बोला कि गुस्सा उचित जगह दिखाइए ना भाई। अच्छा देखिए, आप आज तक हमारी बात सुनिए, ज्यादा समझाने में जाएगी। सुनिए 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 हमारी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आज की डेट में चाचा हमारी बात का जवाब दीजिए, हम आपसे बतिया। आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा बीजेपी आरएसएस कम है, हमारे अपने लोग ज्यादा हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को दुश्मन मानते हैं। आप हमारी बात सुनिए, गुस्सा उचित जगह दिखाइए, आप गलत जगह दिखा रहे हैं। अब हमारी बात सुनिए, उनके अरे ये तो बुद्ध के बाद हो गया था, बुद्ध के बाद बुद्ध के विचार में विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं इसकी व्याख्या ये करने लगूं कि मैं निराश हो जाऊं कि मेरे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं इससे इस तरह से नहीं देखता हूं। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भाई सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं। जिसको कभी नेतृत्व नहीं मिला, उसमें हर आदमी जब आगे बढ़ता है तो नेतृत्व खोजता है। और इसलिए मैं इसमें सकारात्मक चीज ढूंढता हूं कि चलो हमारे अगर 1000 संगठन बने और 1000 जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो 1000 मुंह से हमारी ये बात तो आगे बढ़ रही है। अब मैं यहाँ खड़े होकर या इस आयोजन का मकसद ये तो नहीं है ना भाई कि हम सारी आलोचना अपने लोगों की करें, लेकिन अपनी लोगों की आलोचना यही है कि हम गलत जगह भिड़ गए। और आज सही बात है, कोई पर्चा पे लिख के दिया, पढ़ देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं यही आरएसएस वाली बात इसीलिए कर रहा था। आरएसएस के पास 100 साल का रोड मैप तैयार है, हमारे आपके पास 100 हफ्ते का रोड मैप है कि नहीं? हमारे यहाँ है गरियाने का, आलोचना करने का। मैं एक बात बताऊं, जैसे इस आयोजन की एक सीमा तो यह है ना, चाहे रिंकू जी हो, सामाजिक न्याय आंदोलन के मंच के लोग हों, सुबोध जी हो। अब देखिए सुबोध जी भी किसकी नाराजगी झेल रहे हैं? अपने लोगों की नाराजगी झेल रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो किसकी नाराजगी झेलेंगे? उनसे जिनसे इस वैचारिक आंदोलन की लड़ाई है। तो अपना आदमी तो हर तरफ से शिकार हो रहा है। और अभी वो क्या गलती है, हमने अपनी नाक लंबी कर ली, दिल छोटा कर लिया।
और तराजू लेकर हम तौलते रहे, इसीलिए हमारे संगठन टूटते हैं, हमारे लोग बिखर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि अधिकतम सहमति की जगह न्यूनतम एकात्म तो बनाई जा सकती है। अरे भाई आप नाराज हो रहे हैं कि फलाने बुद्ध का नाम नहीं ले रहा है। अरे मैं कह रहा हूं, मेरे यहाँ एक आदमी आया, मैं आजमगढ़ था, अलीगढ़ साहब वहां पे कार्यक्रम था, निसार जी आए हुए हैं। भाई शिकायत तो सबकी है। मैं हमारे कार्यक्रम में एक आदमी आया, बड़ी तारीफ कर रहा है कि मैं आपके भाषण बहुत अच्छा सुनता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बगल वाला एक आदमी बोला कि ये जो ब्रजेश जी आपका भाषण सुनने की बात कर रहे हैं, ये मंगलवार को हनुमान जी क्या भी जाते हैं। एकदम सामने ही बोला। अब मैं भी तो एकदम फंस गया कि ये आदमी भाषण अगर सुन रहा है तो थोड़ा, मैंने वहां पलट कर क्या बोला पता है, अगर मैं इस आदमी का अभी मजाक उड़ाऊंगा कि ये हनुमान जी क्या जाता है, तो ये मेरे यहाँ आना छोड़ देगा और मंगलवार की वजह सातों दिन हनुमान जी क्या जाएगा। मैंने ये रास्ता चुना कि मैंने उस आदमी से कहा कि आप इनका सम्मान करिए कि हनुमान का भक्त भी अगर हमारा भाषण सुनने लगा तो दूध में मट्ठा पड़ना शुरू हो गया है, फटना तय है। इस तरह से इस चीज को नहीं लगे। हम अपने लोगों को जितना आ रहे उतना दिल से क्यों नहीं लगाते? हम इतना गुस्से में हैं, लेके कैंची हमारे कुछ लोग चलते हैं, ए भाई अम्बेडकरवादी हो तो पहले ये हाथ का रक्षा काटो, कैंची से काट दोगे, अगली बार इस कार्यक्रम में नहीं आएगा और वहां जाके कथा सुनेगा। आपने अपना एक साथी खो दिया। हमें क्या करना है? उनके खेमे से अपने लोगों को इस खेमे में लाना है। ये बहुत कठिन काम है और बहुत रेडिकल होकर के अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो आप और संख्या में कम होते जाएंगे। ये कड़वी बात है, गरियाते रहिएगा अपने आदमी को। अब रणनीति बदलने की जरूरत है। ये बहुजन संसद किस लिए आयोजित की गई? एजेंडे पर आधारित है। मैंने बात की शुरुआत की कि पर्चा आपके हाथ में गया है और इस कार्यक्रम की सीमा यह है कि हम कन्विंस को ही कन्विंस कर रहे होते हैं। यहाँ तो भाई सारे लोग जागरूक हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि मैं कितना भी बड़ा वक्ता हूं, जागरूक लोगों के सामने मैं कौन सी नई बात बोलूंगा? लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को हिम्मत, हौसला देने के लिए बार बार एक ही बात दोहराने के लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि हम यहाँ से जाएं तो सुबोध जी और इनकी टीम के लोग दोबारा हिम्मत लेकर के फिर पर्चा लेकर के गांव-गांव जाएं। इसलिए हम आपके बीच में आते हैं। आपकी लड़ाई बहुत कठिन हो गई। हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है और हमें इसी टीम के साथी ने एक पर्चा दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, शिक्षा नीति, इस पर भी बात करिएगा। अब मेरे सामने संकट क्या है? मैं जिस पटना से अभी हम लोग आ रहे थे, पूरा पटना का ट्रैफिक जाम है। कल जब मैं पटना एयरपोर्ट पर आया तो बहुत भीड़ थी। किसी ने कहा कि कोई बाबा आया है, अभी गुजर गए, मतलब गुजर गए। तब तो वह ट्रैफिक कम हुआ, गाड़ी आई तो हम भी आए और पूरे पटना में लाखों रुपए का पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। मैं एक काम कर रहा था, जितने लोगों ने होर्डिंग लगवाई है उनमें नीचे लगवाने वाले का नाम लिखा होता है। मैं सबकी जाति पढ़ रहा था। 90% जाति के लोग तो वही बहुजन हैं जिनको जगाने के लिए संसद आयोजित की गई है। मैं अपना गुस्सा बहुजनों के जो लोग कार्यक्रम में आए हैं उस पर दिखाने की बजाय, है हिम्मत तो चले जरा जो बैनर पोस्टर लगवा करके कथा करवा रहा है उसके सामने गुस्सा दिखा करके समझाएं। जिस दिन उसको हम वहां से खींच करके अगले बहुजन संसद में खड़ा कर देंगे, तब हम माने कि हम उनसे बड़े आंदोलनकारी हैं। भाई नेतृत्व का झगड़ा ही नहीं है, पूरा मैदान खाली है। आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, आप अपना काम करिए। जिस दिन आपके विचारों का भारत बन जाएगा, उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दीजिए, विचार को पकड़ना शुरू कर दीजिए। हम सारे लोग केवल व्यक्तियों को देख रहे हैं। हम सारे लोग इस बार मेरे जैसे, हम कुछ नहीं है। मैंने बात यहाँ से शुरू की। हमारे लोगों को आप सम्मान देते हैं तो ये सम्मान हमारा है ही नहीं। ये सम्मान बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार का है, क्योंकि उन्हीं को पढ़ करके हमने बोलना सीखा है। वो नहीं होते तो हम कहीं भैंस गाय चढ़ा रहे होते। तो मैं जानता हूं कि ये सम्मान व्यक्ति का नहीं है, विचार का है। और बहुजन संसद जो आयोजित की जा रही है, इन लोगों की विचार को आगे बढ़ाने और एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। और आपके सामने जो खतरा है वो आप देख ही नहीं पा रहे।
प्रदेश से निसार जी आए हुए बैठे हुए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही पसमानद आंदोलन की। हम ये आलोचना भी करेंगे, हम जानते हैं कि हम उन लोगों को भी आलोचना करेंगे जो बहुजनों के बीच से सरकार में बैठे हैं, कि अगर आपको मौका मिला है और अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय या शिक्षा की बात हो या नई शिक्षा नीति की बात हो, शिक्षकों को रोजगार देने की बात हो, SC ST OBC की फेलोशिप की बात हो, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपसे भी शिकायत करेंगे। लेकिन इस शिकायत का, अपनों की लड़ाई का फायदा कोई गैर अगर उठा ले गया तो फिर किससे लड़ोगे आप? आओ, उत्तर प्रदेश में निसार भाई बैठे हुए हैं और यहाँ सारे सम्मानित लोग चल के उत्तर प्रदेश के किसी एक थाने का आप आंकड़ा उठा लीजिए, 99% मुकदमा और झूठ के जेल में कैद किसी बहुजन समाज के लोग हैं। ये होता है राम राज्य। आपको बोलने का भी हक नहीं मिलेगा, लड़ने का भी नहीं मौका मिलेगा। ऐसा बुलडोजर चल रहा है ना कि सारी विचारधारा पीछे हो गई। एक आंदोलन करके दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में। आइए, बिहार में ये बहुजन संसद जैसे तमाम आयोजन, श्रृंखला आयोजन चल रहे हैं और मैं इस आयोजन में मैंने पिछले अप्रैल की बात से कहीं जाने का मना कर दिया था। और इस मंच का, इस आंदोलन का और इस वैचारिक लड़ाई का ये आकर्षण है कि उसके बाद भी हम खींचे चले आए। किस लिए आए? क्योंकि हम जानते हैं कि इसी के बीच से कोई रास्ता निकलेगा। इस एजेंडे से जो पर्चा दिया गया है उसमें जातिवार जनगणना की बात कही गई, उस एजेंडे में बहुजन दावेदारी और हिस्सेदारी की बात कही गई। इस बैनर पोस्टर पर यूं ही नहीं, नारे की तरह लिख दिया गया है, मनुवादी कारपोरेट जो तानाशाही है, फासिस्ट तानाशाही, उसके खिलाफ लड़ाई। दुश्मन पहचान ही नहीं पा रहे और हमारी लड़ाई चौतरफा है। इसलिए मेरी गुजारिश, मेरे अपने लोगों, हम आपके बीच में अदने से, हमें कोई अहंकार गुरूर नहीं है, क्योंकि ये समाज है। हमारा समाज बहुत मुश्किल से किसी को इज्जत देता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इज्जत व्यक्ति को नहीं होती, विचार की होती है। पुराना एक गाना लिखा है सर, मुझे बहुत याद आता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। कोई अहंकार गुमान में हमें रहना नहीं चाहिए। ये कारवां बड़ी मुश्किल से, अरे भाई अरवल में खड़े होकर हम कह रहे हैं जगदेव बाबू से बड़ी शहादत किसको देनी पड़ी? गोली मारी गई, अपमानित किया गया, जलील किया गया, तब भी ये कारवां रुका क्या? और मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई पीछे जा रही है, हम हार रहे हैं। नहीं भाई, आज मैं दावे से कह रहा हूं, अगर हिम्मत है तो जगदेव बाबू की तरह कोई एक और कांड करके दिखा दो, पूरा अरवल अगर अगले दिन बंद ना हो जाए तो कहना। तो कारवां आगे बढ़ रहा है, हम केवल निराशा में नहीं जी सकते, हमें इसे और कैसे बेहतर आगे बढ़ाना है, इस पर मिलकर बात करनी। और ये संसद लगाने का मकसद भी यही होता है। इतने अगर हमारे में काबिलियत रहती तो इस जगह को छोटा पड़ जाना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं, अगली बार लगाइए। आदिवासियों के बीच जब मैं राजस्थान में गया तो वहां एक कल्चर होता है सर, जाजिम प्रथा। जाजिम प्रथा का मतलब होता है केवल प्लेन ऐसे दरी बिछाई जाती है, कोई मंच नहीं होता। और जाजिम प्रथा में सब बराबर होते हैं, सब बराबरी में बैठ करके बात करते हैं। अगली बार लगाइएगा जहानाबाद अरवल में ऐसे जाजिम बिछाइएगा दरी, हम आपके साथ नीचे बैठेंगे। लेकिन हमें भरोसा दिलाइए, ये पाखंडी बाबाओं से चौथाई भीड़ भी आप जुटा लेंगे, हम अपना टिकट कटाकर आपके सम्मेलन में आपका समर्थन करने आएंगे। हमें अपने लोगों को जुटा नहीं पा रहे और जो जुटा आया है उसी से लड़ रहे। अरे भाई, कहीं मामला गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहा? सही जगह गुस्सा दिखाना है। और क्यों ऐसा दिखाना है? चंद महीने बचे, अगर 2024 में उनकी सरकार वापस आ गई ना, तो जो शुद्धता का कसौटी और तराजू लेकर हम घूम रहे हैं कि कौन प्योर अम्बेडकरवादी है और कौन प्योर बुद्ध को मानने वाला है, वो तराजू भी आपके हाथ से छीन ली जाएगी। और आपका बच्चा, हमारे घर का बच्चा, अगले दिन किसी धार्मिक जुलूस में किसी मुसलमान को गाली देते हुए, किसी सांप्रदायिक दंगे में तलवार लहराते हुए नजर आएगा। बुद्ध खुले पेरियार के मिशन पर आप अगला कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, परमिशन नहीं करेंगे। मैं पूरे अप्रैल देश भर में घूमा, अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। पहली बार हमने देखा कि अंबेडकर जयंती लाखों लोगों ने मनाया, लाखों लोग मनाए।
इतना नहीं मनाया जाता था। और अभी कल जब जिस कार्यक्रम में पटना में था, मैं वहां भी बोला कि 13 मई कल है, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को थी। महीने भर दुनिया में बहुत महान लोग पैदा हुए, बड़े नेता हुए, बड़े दार्शनिक हुए, दुनिया भूल गई। महीनों महीनों करोड़ों लोग दुनिया में, और दूसरा कोई नायक नहीं है जिसकी जयंती मनाई जा रही हो, वो डॉक्टर अंबेडकर है जिनकी जयंती आज भी मनाई जा रही है। तो मैं तो इसमें सकारात्मक पक्ष देखता हूं। लेकिन फिर एक सवाल आपसे आलोचना करते हुए पूछता हूं, जयंती मनाने लाखों करोड़ों उतरते हैं, और वहीं अगर मुद्दा कोई सामने आ जाए तो उसका 10% भी सड़क पर नहीं आते। इसका भी तो विश्लेषण करना होगा। क्योंकि जयंती में बाइक पर बैठकर नौजवान जय भीम का नारा लगाते हुए बाबा साहब की, अंबेडकर की फोटो लगा करके घूम रहे, और इस बात को देखकर, पहचान कर, निसार साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस पसमानदा का नाम सामाजिक न्याय की पार्टियां नहीं ले रही हैं, उसका नाम बीजेपी लेकर के उनका वोट ले रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हमने अपने पीढ़ियों को मूर्ति में अंबेडकर को खोजना सिखा दिया, तो अगली मूर्ति कुछ दिन बाद आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर की लगेगी, और हमारे सारे लोगों को आरएसएस अपना बना लेगा, मिशन मूवमेंट से भटका लेगा, और मूर्ति में अंबेडकर को आपको कैद कर देगा। विष्णु का अवतार बनाया था ना बुद्ध को, अगला अवतार अंबेडकर को बनाकर पूजने लगेगा, और हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुजन संसद की जरूरत है। एजेंडा हमारे लोगों को समझाना होगा। जय भीम बोलने वाला हर व्यक्ति अंबेडकरवादी नहीं है, ये कड़वी बात। अंबेडकर की मूर्ति पर माला तो 14 अप्रैल को उन लोगों ने भी पहनाया जिनके गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार दिल में बसे हुए हैं। अब इससे आप अपने लोगों को अलगाएंगे कैसे? मुद्दे पर, विचारधारा। और इसलिए मैं समर्थन करते हुए इस मंच पर केवल ये बात कहने आया, और इस पर्चे में किसी ने लिख दिया ना कि भाई 100 साल का आरएसएस का एजेंडा क्लियर है। हमारा एजेंडा कितने साल का क्लियर है पता ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है इस बहुजन संसद की जो पूरी रूपरेखा बनी हुई है, इसमें मंच तो बहुत छोटा है। आप सुबोध जी से नाराज हो सकते हैं, आप इनके काम और विचार से कभी नाराज हो सकते हैं। मानवर कांशी राम के खिलाफ सबसे पहले कौन खड़े हुए? बहुत बुजुर्ग लोग बैठे, बताइए ना। कांशी राम के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? बाबा साहब के खिलाफ उनके जाति के लोगों को खड़ा किया गया। संगठन कौन तोड़वाया? उनके जाति के लोगों को खड़ा करके तोड़वाया गया। हमेशा से रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूं, कारवां रुका नहीं, क्योंकि विचारधारा केंद्र है। गांव-गांव इस बहुजन एजेंडे को अगर अगले 4-6 महीने, 10 महीने में हम नहीं ले जा पाए, तो माफ करिए, इस बहुजन संसद की दावेदारी के प्रश्न अधूरे रह जाए। ये कार्यक्रम चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। हम लोग दिल्ली से आए, मेरे जैसे व्यक्ति को आप इतना सम्मान दे रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? मैं भी गर्व और अहंकार में, अली अनवर साहब आए हुए हैं, इतना जीवन इन्होंने खपा दिया, वैचारिक चीज पर समझौता नहीं किया, आज अपने आंदोलन और काम तो कर रहे हैं। सिद्धार्थ रामू जी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते थे, आज फ्रीलांस में राइटिंग करते हैं, अपने मुद्दे की बात लिखते हैं। रिंकू जी बैठे हुए, गौतम जी बैठे हुए, और इनके पीछे जाने कितनी लोगों की टीम है। सुबोध जी यहाँ बैठे हुए, इनकी टीम रही होगी। और मैं अपनी बात क्या कहूँ, मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, ज्यादा मंच पर बोलना नहीं चाह रहा था। ये सब ये जोखिम हम लोग क्यों उठा रहे? हम भी तो मेरे लहजे में मेरा सबसे बड़ा कसूर ये था कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था। अगर हम भी जी हजूरी कर लेते तो हम भी आज किसी बड़े होते पर हम सारे लोग होते। इसका मतलब मैं आपका सम्मान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं। आप हमारा सम्मान इसलिए करिए क्योंकि हम सारे लोग तमाम सुविधा भोगी जीवन छोड़ करके एक मिशन मूवमेंट के साथी हैं। इसलिए आइए बांह मिला करके आगे बढ़ते हैं। भाई चंद लोग हैं हम, लेकिन मिशन मूवमेंट का काम बहुत बड़ा है। एक गुजारिश, जाति जनगणना का सवाल है, निजीकरण का सवाल है, आरक्षण को खत्म कर दिए जाने का सवाल है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि इन मुद्दों पर हम अपने लोगों को कैसे जागरूक करें। मैं अभी एक बात कह रहा हूं, अब एक आखिरी बात 2-4 मिनट में खत्म करूंगा। अब एक चुनौती मेरे सामने होती है कि जिस भी जगह जाइए
आज सर टीवी फुटेज जो कल हमने देखा, बिहार आने पर इस देश के प्रधानमंत्री का भी थाली लेकर के पूरी बीजेपी पार्टी आरती नहीं उतारी होगी जैसा वो 26 साल के बाबा को उतार लिया। ये तो अपमान है ना प्रधानमंत्री जी का। उनको भी वो सम्मान नहीं मिला जो एक अदने से बच्चे को मिल रहा है। पूरी पार्टी उसके कार्यक्रम में लगी हुई है। इसका एजेंडा समझ में आ रहा होगा हम लोगों को। ये धार्मिक एजेंडा नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडा है। तो राजनीति कर रहा है। इस देश में जाने कितने बाबा आए। अब मैं एक इतिहास की बात बता रहा हूं। शुरुआती मुलाकात थी, 12वें सम्मेलन के लिए जाने का वक्त था। बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी से मिलने गए, अम्बेडकर जी, और मिलते हुए कोई जिक्र आया महात्मा का, और तब तक उनको पदवी मिल गई थी। तो महात्मा का जिक्र आया तो बाबा साहब ने एक वाक्य बोला कि इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए। इस देश में अगर कोई असल में महात्मा था तो वो अकेला एक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे, और कोई महात्मा नहीं हुआ। वैसे ही उसी तर्ज पर मैं एक बात कह रहा हूं, इस देश में जाने कितने बाबा बाबा आए और चले गए। इस देश में आज भी अगर कोई एक बाबा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और दूसरा कोई बाबा होगा नहीं है। अरे चलेगा, कुछ दिन इंतजार करिए, पोल खोलेगा। 1990 और 2000 का दशक था, पुराने वरिष्ठ लोग बैठे हुए, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, और इसी देश में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। बताइए सही बोल रहा हूँ गलत? और मैं पूरे देश में घूम घूम करके पूछ रहा हूँ धार्मिक लोगों से, फिर ट्राई नहीं किया क्या? दूध पीना बंद कर दिए, प्यास नहीं लग रही? क्यों ऐसा हुआ? ये मजाक की बात नहीं है, तर्क की बात है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद एक विचार है, और हमारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर बार नया पैतरा लेकर आता है, भेष बदल कर बहरूपिया आता है। और आज वो बहरूपिये जो काम इस देश के गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या आपका देश हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने कहा नहीं। कहा आपका देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलेगा? तो इस देश के गृह मंत्री ने बोला कि नहीं, ये देश भारत के संविधान से चलेगा। इसका मतलब इस देश में कोई धर्म, कोई बाबा इतना ऊपर है ही नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर इस देश का संविधान है। और आज ये बाबा साहब संविधान विरोधी बात करता है। मैं छत्तीसगढ़ गया था और एक बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें उसी बाबाओं की एक क्लिप वीडियो दिखाई गई कि पूजा करना, आरती करना। वो उसी में बता रहा था कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो जिस दिन इम्तिहान हो, बच्चा बेलपत्री पर थोड़ा शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दे, बेटा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। और उसी क्लिप में उसमें आखिरी में दिखाया गया कि जाते जाते लोगों को कहा गया, एक लोटा जल सभी समस्याओं की हल। वो कहा कि अपने घर में एक लोटा जल रखो। हमारे घर के लोगों को एक विमर्श की बात, सवाल की तरह मैं रख के जा रहा हूं। हम अपने लोगों को कहते हैं कि हमारे लोग धार्मिक हो गए। शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है, स्कूल खोले जाए, विश्वविद्यालय खोले जाए, और शिक्षा केवल डिग्री नहीं, क्योंकि डिग्री प्रधानमंत्री की भी झूठी निकल सकती है। चेतना की शिक्षा, समझदारी की शिक्षा, वो शिक्षा नहीं मिल रही। नई शिक्षा नीति ने पूरी शिक्षा को बेच दिया, शिक्षा खत्म। यानी अब एक अपड़ और कुपड़ भीड़ तैयार हो गई। फिर दूसरा काम था राज्य का रोजगार देना, रोजगार अब दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब बेरोजगारी 8% से भी ज्यादा है, बेरोजगारों की भीड़ तैयार, और ऐसे बेरोजगारों की भीड़ तैयार है जिसको शिक्षा चेतना वाली नहीं मिली। तीसरा मुद्दा, इस देश में कोई खांसी जुकाम नजला से भी अगर मर जाए तो इस देश के राज्य ऑफ इंडिया पर एक संकट होता है। और तब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हॉस्पिटल बर्बाद, तो एक दवाई भी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिली, कमाई खत्म हो गई। घर में बीमार है कोई, बच्चे को पढ़ाई नहीं हुई, चेतना है नहीं, रोजगार है नहीं, और वहीं बगल में
कोई फुकवा आता है और कहता है कि बाबा आए हैं कथा सुनने चलो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अगर वो कथा सुनने चला जाए तो सारा दोष उस गरीब कमजोर मजलूम का है क्या? इसको जरा विमर्श की तरफ सोच कर मुझे बताइए ना। जिसके पास कुछ था ही नहीं, हम सारी शिकायत उससे कर रहे हैं। अरे शिकायत उससे करिए जो पढ़ लिख करके उनका मानसिक गुलाम बना बैठा है। और तब इसका जवाब खोजिए अगली मीटिंग में, इस जवाब को लेकर चलिए। आप धर्म को गरियाते रह जाएंगे। कर्मकांड नहीं खत्म हो रहा है, अंधविश्वास नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि कुछ भी किसी के पास नहीं होता है तो वो जब मंदिर में जाकर कहीं सर टेक ले, 10 रुपया चंदा दे देता है तो उसको लगता है कि शायद हमारा दुख दूर हो जाएगा। इसका जवाब आपके पास क्या है भाई बताइए ना। इसका जवाब हम सोचते हैं कि वो नास्तिक बन जाए। वो नास्तिक कैसे बनेगा? चेतना होगी तब ना नास्तिक कोई बनेगा। बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को पूछते हैं कि नहीं, कड़वी बात का जवाब मुझे दीजिए। मैंने बुद्धिस्ट कार्यक्रमों में मंच पर खड़े होकर उनसे पूछा कि जितना आरती अगरबत्ती और फोटो पे दीपक लगाए हो, इसमें एक बात बता दो जो बुद्ध ने कही थी कि हमारी पूजा ऐसे करना। भाई मैं गलत कर रहा हूं तो मैं गया हूं, मैं सामने से देखा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रास्ते खोजने होंगे कि उस व्यक्ति को जो हमारा है और उनके खेमे में चला गया, किस जरिए वो हमारे खेमे में वापस आए। उसको समझाने के लिए चलिए पर्चा लिखते हैं, चलिए उसके लिए कोई योजना बनाते हैं। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता है। आज की तारीख में अंधविश्वास पाखंड से बचा लिया जाए। मैंने एक फॉर्मूला निकाला। जितने मैं गया कई जगह पर, वहां पता चला कि ढेर सारे भगत लोग आए हुए हैं। वहां बिलासपुर में कार्यक्रम है। मैंने उनसे कहा कि कितने लोग कथा में जाते हो? आधे लोगों ने हाथ उठा दिया। हमने कहा चंदा दिए? कहा हाँ दिए। हमने कहा अगली बार में जाना। एक कथा मैंने सुनाई। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी बहुत जो परेशान था, उसके पास पंडित के पास गया तो उसने कहा कि हमको मुक्ति कैसे मिले, बहुत दुख है, दूर हो जाए। तो उसने एक मंत्र लिखकर कागज पर दे दिया। कहा ले बेटा इसमें तुम्हारा मंत्र। तो कहा क्या करना होगा? कहा इसका जाप करो, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो उसके बाद ठीक है, कहा हुजूर रख लिया। तो कहा अब? तो कहा जजमान दक्षिणा। तो दूसरा आदमी थोड़ा समझदार था, एक आध बहुजन संसद अटेंड किया था, तो उसने भी एक कागज उठाया और उस पर लिख दिया 1 लाख रुपया और लपेट कर उनको पकड़ा दिया कि ये दक्षिणा बना दिया। तो वो भड़क गया। कहा अरे भाई ये कागज पर लिख कर नहीं, इतने रुपए के नोट चाहिए हमें, तब जाकर के हमारा फायदा होगा। तो वो आदमी भी कहा इस कागज पर मंत्र लिख कर नहीं, हमारे कष्ट का दवाई अभी तुरंत करके जाओ, तब मानेंगे कि तुम सच्चा बात बता रहे हो। यहां से धीरे धीरे कोई रास्ता खुलता है। हमारे यहाँ के लोगों को गांव गांव जाके समझाना है कि वहां पैसे की जरूरत नहीं है। नोटबंदी वाला किस्सा हर जगह सुना था। 500,000 का नोट बंद हुआ। एक ऐसा ही भक्त आदमी ऐसे ही किसी बाबा को सुनने गया और वहां मंदिर में धुआंधार 500,000 की नोट चढ़ाने लगा। सोचा कि बैंक में जमा करेंगे तो काला धन फंस जाएगा। काला धन के नाम पर नोटबंदी की गई। पता लगाइएगा 2000 के नोट आपने आखिरी बार कब देखी थी? पूरा काला धन कहीं किसी और के जेब में, किसी के फकीर के झोले में कैद हो गया। अगली बार देश छोड़ के कौन भागेगा सोचिएगा। और तब मैंने कहा कि वो जब 500,000 के नोट चढ़ाने लगा तो तुरंत बीच में एक आदमी आया और कहा कि अरे मूर्ख ये नोट बंद हो गई है। तो वो कहा धीरे बोलो, तुमको पता है नोट बंद हो गई, मुझको पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़े पता है कि वाली नोट बंद हो गई। तब वो आदमी गुस्से में बोला कि भगवान थोड़े ये नोट लेते हैं, जो नोट लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई। असली खेल वहां पर हो रहा है। आर्थिक संसाधनों की लूट हो रही है। इसलिए बहुजन संसद का एजेंडा है संसाधनों का समान वितरण। मैं एक आखिरी बात बोलकर जा रहा हूं। मुझे जो लगता है, आप लोग भी विचार करिएगा, बहुत बौद्धिक लोग हैं, बहुत सम्मानित आप लोग हैं, हम सब मिलकर एक विचार विमर्श करें। आज की डेट में 90% बहुजनों को जोड़ने का सूत्र क्या हो सकता है? एक सूत्र है अंधविश्वास पाखंड से और सांप्रदायिक दंगे से अपने बच्चों को बचा लेना, पहली शर्त। दूसरी बात, ये बहुजन संसद का पर्चा आपके हाथ में गया है, एजेंडे पर आपकी एका बन सकती है।
जगदेव बाबू को हम सबसे अपने अगुआ नायकों में इसलिए मानते हैं कि उनके नारे में एक सूत्र था। सिद्धार्थ जी से पहली बार जब बात हुई तो सिद्धार्थ जी ने कहा कि वही सूत्र वहां से निकाल करके हमें आज चरितार्थ करना होगा। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। मुझे तो ये दिखता है तीनों पीढ़ी के लोग एक साथ यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। कुछ लोग राज कर रहे हैं, कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं। इसका जवाब क्या है? अब मैं ये कहूं कि जगदेव बाबू की शहादत भी बेकार हो गई? नहीं, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जगदेव बाबू की शहादत में इतना कुछ था कि उसकी वजह से हम जैसे लोग या बहुजन संसद के लोग आंख में आंख डाल करके लड़ करके अपने दम पर किसी भी जगह पर खड़े होकर अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ाने का मेरा फॉर्मूला, मुझे जो लगता है, एजेंडा अगर सामने रखेंगे तो एकता बन जाएगी। इस देश का कोई भी जागरूक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जाति जनगणना का विरोधी नहीं। आज जाति जनगणना का समर्थन वो कर रहा है, और जबकि जाति जनगणना उनकी होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की होती है, ओबीसी की नहीं होती, अपर कास्ट की नहीं होती। लेकिन सारे लोग मिल करके अगर पूरे देश में जाति जनगणना को एक एजेंडे की तरह ले चले और अगले बहुजन संसद में एक पर्चा ऐसा तैयार हो जिसमें साफ लिखा हो कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो ये फायदा मिलेगा, अति पिछड़े को ये फायदा मिलेगा, इनको ये फायदा मिलेगा, देश को ये फायदा मिलेगा, मुझे लगता है कि सब लोग एकजुट होना शुरू हो जाएंगे। इस बहुजन संसद का जो एजेंडा है कारपोरेट लूट का, संसाधनों के असमान वितरण का, आप पार लोगों को समझाइए कि 1% लोग, अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि 40.5% संपत्ति पर कब्जा कर लिए। ये पत्थर तोड़ने वाला सड़क पर कौन है? खेत में मजदूरी करने वाला कौन है? किसी कंपनी में दिन रात अपने जीवन को बर्बाद कर देने वाला कौन है? सारे हमारे लोग, और हमारे संसाधन लूट रहे हैं। कोई कंपनी का मालिक बनकर लूट रहा है, कोई नेता बनकर लूट रहा है, कोई बाबा बनकर लूट रहा है। ये सारे लोग हमारे संसाधन लूट रहे हैं। इसलिए तीसरा एजेंडा मुझे लगता है संसाधनों वाला, जमीन वाला अगर जोड़ेंगे, एकता बनेगी। संसाधन लूटा जा रहा है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीनों का लूटा जा रहा है। एजेंडे पर एकता बनेगी और न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। मैं गुजारिश करके जा रहा हूं, मेरे पिताजी ने किस्सा सुनाया था। अंगूर खरीदने गए तो जो सस्ता अंगूर के चक्कर में जो गुच्छे से टूटकर बिखरा था ना, उसे 10 रुपया किलो खरीद कर लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई बड़ा तुम तेज व्यक्ति हो, कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आए। तो कहा हाँ, कि दूसरा वाला क्यों नहीं ले आए? वो महंगा था। कहे क्यों महंगा था? कहा वो गुच्छे में था। कहे कोई बात समझे? नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहती है, अगर टुकड़े में बिक गए तो ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदे और बेचे। आइए SC, ST, OBC मेहनत कश कमेरा लोगों को एकजुट करने के लिए ये गुच्छे जो बिखर रहे हैं ना, इन्हें जोड़ने की हर मंच पर बात करें। नाराजगियां अपार हैं। खेत बचेगा तो फसल का बंटवारा कर लेंगे, खेत अगर बिक गया तो सारी लड़ाई घर की धरी की धरी रह जाएगी। और 2024 का चुनाव सामने खड़ा है। यही गुजारिश करके जा रहा हूं, अगली बार ये श्रृंखला आयोजन ये चलता रहेगा। बड़ा आयोजन आज हुआ है, इस आयोजन को, इस पर्चे को छपवा करके उसी तर्ज पर छपवाइए कि इस पर्चे पर नीचे एक लाइन लिखवा दीजिए, ये जितना सब बागेश्वर धाम वाला पाखंड सुनकर लौटे, ये जो पर्चा आप लोग बनाए उसके नीचे लिखवाइए, यह पर्चा जिसको मिले, अगर 1000 पर्चा अपने पैसे पर छपवा कर गांव-गांव बिकवाएगा तो 24 घंटे में उसको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और अगर आपने ये पर्चा फेंक दिया या फाड़ दिया तो आपके घर में कोई अनहोनी हो जाएगी। कुछ हम भी उनका फार्मूला अपना ले, कुछ फार्मूला अपना ले, लेकिन ये पर्चा, ये हुई मजाक की बात। गंभीर बात ये है, पर्चा गांव-गांव जाए। हजार नेता की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है, और चंद महीने बचे हैं। आओ एकजुट हो जाएं। सिद्धार्थ जी ने बात कही, निसार साहब ने, अली अनवर साहब ने जो बात कही, जो हमारे और वक्ताओं ने बात कही, जोड़ने की बात कही। तोड़ने के तो 1000 रास्ते हैं, जोड़ने के थोड़े से रास्ते हैं। आइए जुड़ते हैं, एकजुट होते हैं, फिर किसी कोने पर मिलेंगे बिहार में,
फिर किसी जगह पर उस सांप्रदायिक मनुवादी फासिस्ट रथ को रोकने के लिए हम अगर एकजुट हो गए तो हम चंद महीनों में, और कर्नाटक के चुनाव को मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं कि कर्नाटक में चुनाव हो गया तो पूरे देश में हार जाएंगे, हम भी जानते हैं नहीं होगा, लेकिन दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य कर्नाटक था जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था। दक्षिण भारत अब पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो गया है, यह तो कम से कम अच्छी बात है ना। और दूसरी अच्छी बात यह है, जिन तानाशाहों को, हुक्मरानों को यह गुमान था कि वो अपराजेय हैं, उन्हें हराया भी जा सकता है। लाख वो कह लें कि बटन दबाने जाओ तो बजरंगबली का नाम लेना, ऐसी संविधान विरोधी बात कर लें, तब भी काम नहीं आया, सांप्रदायिकता काम नहीं आई। इसका मतलब आओ उत्तर भारत के लोगों, बहुजन संसद गांव-गांव आयोजित करें और 24 में इन मनुस्मृति वालों से भारत के संविधान को बचा लें। तब इस कार्यक्रम का हमारे बोलने और आपके इतनी गर्मी में आपने बैठ करके हमारा बात सुना है। हमसे ज्यादा मेहनत आपने की है और आपकी मेहनत, हमारी मेहनत कल को यूं ही जाया न हो जाए किसी आपसी खुन्नस में, किसी आपसी तालमेल के न बनने में। अगर ऐसा हुआ तो पीढ़ियां हमें बख्शेंगे नहीं। हम जगदेव बाबू जैसे पुरखों के वारिस हैं तो नाच से उन्हें याद करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें अफसोस के साथ याद करे कि तुम्हारे पुरखे लायक थे तो तुम सबका लाभ ले लिए और तुम नालायक निकले कि एक ऐसा भारत सौंप कर गए जिसमें भारत का संविधान भी नहीं बचा है। मैं नाच से कहूंगा, तमाम जोखिम उठाकर, आंख में आंख डालकर, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, तथागत बुद्ध, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बीपी मंडल की लड़ाई हम शान से लड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, कुल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।